सब ये सब हाँ 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 वही दिख रहा है करिए उनका सर्वर प्रॉब्लम प्रॉब्लम वाला लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं भाई? एक टेक्निकल इश्यू आ रहा था जिसकी वजह से क्लास नहीं चल पा रही थी। अब सब ठीक है। चलिए प्यारे भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 3D और मैं आपको बार बार ये रिमाइंडर करा रहा हूं कि भैया मेंसुरेशन हमें तसल्ली से पढ़ाने दो, आप तसल्ली से पढ़ लो। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसने बच्चों को औकात पे लाके रख दिया आज के एग्जाम में, है ना बच्चे? ठीक है, तो इसको बड़े प्यार से और मन से आपको पढ़ना है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग क्यूब पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइड जो है आज खत्म करेंगे और सिलेंडर इसके आगे हम शुरू करेंगे। तो आज की क्लास का पहला टाइप, पाइप से पानी गिरने वाले सवाल, है ना बच्चे? सब कुछ सही चल रहा है ना? A river 20 meter deep and 36 meter wide is flowing at the rate of 2.7 kilometer per hour. The amount of water that runs into the sea per minute. पूछा पर मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाली पानी की मात्रा मीटर क्यूब में बताइए प्यारे बच्चों। क्लियर है? आपसे क्या पूछा है? वाटर का वॉल्यूम। ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों को इस सवाल ही समझ में नहीं आएगा इस सवाल का मतलब क्या है। सॉल्व तो कैसे करेंगे वो? तो पहले एक मतलब समझिए कि एक नदी बह के किस में गिर रही है बच्चों? समुद्र में। ठीक है ना? एक नदी बहकर समुद्र में गिर रही है। नदी 20 मीटर गहरी है, 36 मीटर चौड़ी है और नदी में पानी बह रहा है 2.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक घंटे में 2.7 किलोमीटर लंबी नदी में जितना पानी आता है, मान लो जैसे नदी है ना? मान लीजिए बच्चों नदी, ये नदी जो है यहां समुद्र में गिर रही है, नदी में पानी बह रहा है ये 2.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस बात का पहले आप अर्थ समझो। इसका मतलब यह है कि एक घंटे में 2.7 किलोमीटर लंबी नदी में जितना पानी है ना, वो पानी इस नदी से बाहर निकल के समुद्र में गिरता है। समझ में ना बच्चे? कोई दिक्कत? ये मतलब है। सबको बात क्लियर हो गई? स्पीड का मतलब है नदी में पानी बह रहा है 2.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कि एक घंटे में 2.7 किलोमीटर यानी कि 2700 मीटर लंबी नदी में जो पानी, वो पानी नदी से निकल के कहां गिर जाएगा? समुद्र में। ठीक है बच्चों? एक आवर में। तो आपसे पूछा पर मिनट समुद्र में कितना पानी गिरता है। तो पानी जो है ये देखो, नदी कैसी शेप में बह रही है? घनाभाकार। लंबाई, अगर नदी की यहां पे गहराई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है ना, स्पीड दे रखी है, तो नदी कैसे बह रही है? क्यूबॉइड की शेप में। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना? डायमेंशन क्या है? 20 मीटर, 36 मीटर। अच्छा, एक आवर में, एक आवर का मतलब क्या होता है बच्चों? एक घंटे में नदी से कितना पानी बहता है? 2.7 किलोमीटर। 2.7 किलोमीटर का मतलब सब कुछ सही चल रहा है ना? ठीक है भाई, देखो 20 मीटर गहरी, 36 मीटर एक चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रही है ना? तो पूछा ये नदी गिर के कहां गिरती है भैया? नदी समुद्र में। सारी नदियों का पानी, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। एक मिनट में सी में जो पानी गिरता है उसकी क्या बतानी है? मात्रा, यानी कि पर मिनट समुद्र में जो पानी गिर रहा है उसका आपको वॉल्यूम बताना है। अब देखो, नदी 20 मीटर गहरी है, 36 मीटर चौड़ी है, नदी में पानी बह रहा है 2.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका क्या मतलब है? मानो जैसे नदी बह रही है ना, 2.7 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि एक घंटे में इस 2.7 किलोमीटर लंबी नदी में जितना पानी है, 2.7 किलोमीटर लंबी नदी ले लो, उसमें जो पानी होगा वो पानी नदी से बाहर निकल के कहां गिर जाएगा? समुद्र में गिर जाएगा। ये मतलब है। पूछा पर मिनट समुद्र में कितना पानी गिरता है, आंसर किसमें बताना है? मीटर क्यूब में। तो नदी तो क्यूबॉइड की शेप में बहती है बच्चों,
वॉल्यूम क्या आएगा, डायमेंशंस का मल्टीप्लाई है। 20 मीटर गहरी है, 36 मीटर चौड़ी है, 1 घंटे में नदी से कितना पानी निकलेगा, 2.7 किलोमीटर। इसको मीटर में लिखेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2.7 किलोमीटर का मतलब वो क्या हो गया, 2700, क्या आ गया बच्चों, 2700 मीटर क्यूब आ गया ये, है ना। 2.7 किलोमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 2700 मीटर आ गया। इनकी सीधी सीधी गुणा करेंगे। बताओ बच्चों क्या आंसर आ गया है भाई। तो आंसर के एंड में क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहां पर 20 मीटर गहरी है, ये 1 घंटे में नदी से बहने वाले पानी का वॉल्यूम आया है कि नहीं भाइयों। लेकिन पूछे क्या, पर मिनट समुद्र से कितना पानी निकलता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में अगर नदी से इतना पानी फ्लो होकर समुद्र में गिरता है तो 1 मिनट में कितना गिरेगा, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से, है ना। ये आ गया पर मिनट समुद्र से गिरने वाले पानी, समुद्र में गिरने वाले पानी का वॉल्यूम नदी से। तो यहां देखिए 20 से आपका 60 कटी गया 3 बार, और 3 से आपका 36 12 बार, तो 27 गुणा 12 कितना आ गया बच्चों, 32,400 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। सबको समझ आया। तो बहुत आसान सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं है, ये बताइएगा। 95 नंबर, तो पहला टाइप है ये, नदी से पानी गिरने, पाइप से पानी गिरने वाला सवाल, ठीक है। अगला ध्यान सुनेगा, 1.2 मीटर गुणा 0.75 मीटर के एक रेक्टेंगुलर पाइप से पानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 180 बाई 140 मीटर के एक टैंक में फ्लो होता है। कितने समय में पानी 4 मीटर की हाइट तक भर जाएगा। सबको मेरा सवाल समझ में आ गया क्या कह रहा है सचिन। देखो बच्चों, एक पाइप है ये, ध्यान सुनिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। मैक्सिमम बच्चे इस तरह के सवाल को पेपर में छू तक नहीं पाते, करना तो छोड़े, है ना। एक रेक्टेंगुलर पाइप, रेक्टेंगुलर पाइप का क्या मतलब है ना, रेक्टेंगुलर पाइप का मतलब है कि एक ऐसा पाइप है जिसका मुंह जो है वो एक रेक्टेंगल की शेप का है, ऐसा पाइप है ना बच्चों, है ना। ये पाइप है, इसका दिया है 1.2 मीटर गुणा 0.75 मीटर, यानी कि पाइप के मुंह के डायमेंशन नहीं, कि इसका जो पाइप का मुंह है ये रेक्टेंगल है जो 1.2 मीटर लंबा है और 0.75 मीटर चौड़ा है ना। ये पाइप का जो मुंह है ना बच्चे, उसका डायमेंशंस दिए। अब इस पाइप से पानी बह रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 15 किलोमीटर का मतलब 15,000 मीटर पर आवर की स्पीड से इस पाइप से पानी बह रहा। अब आप कहोगे सर क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 15,000 मीटर लंबा पाइप लो, एक ऐसा पाइप लो जो रेक्टेंगल हो, 1.2 मीटर 0.75 मीटर साइज का क्या उसका मुंह हो। 1 घंटे में 15,000 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी आएगा ना, वो पानी इस पाइप से बाहर निकलेगा, है ना बच्चों, ये मतलब है। अब इस पाइप से पानी निकलता है, वो एक टैंक में गिरता है। किस में गिरता है बच्चों, एक टैंक में। पानी को कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे ना, तो हम ये पानी एक टैंक में स्टोर करते हैं। समझे बच्चों बात को, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये टैंक जो है 180 मीटर लंबा और कितना 140 मीटर चौड़ा है, यही ना बच्चे। बोला कितना समय लगेगा पानी 4 मीटर की हाइट तक भरने में, कितने समय में इस टैंक में पानी का लेवल 4 मीटर भर जाएगा। अब आप सोचो प्यारे बच्चों, यहां से पाइप से पानी गिरेगा और पाइप से पानी गिरेगा और इस टैंक में ऐसे जमा होता रहेगा, ऐसे टैंक में पाइप में जमा होता रहेगा पानी। तो मेरा सवाल यह है कि कितने टाइम में इस टैंक में पानी का लेवल 4 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा पानी का लेवल बच्चों, 4 मीटर। कितना टाइम लगेगा। आंसर देखिए, आंसर किस में बताना है, आवर्स में बताना है। समझे ना बच्चे, कोई दिक्कत। तो कभी भी इस तरह का सवाल आएगा कैसे करेंगे। मान लीजिए कि टैंक में पानी का लेवल 4 मीटर होने में टी घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे बच्चों, टी घंटे लगेंगे। एक बार अच्छे समझ लीजिए, ये सवाल मैं आपको हर फिगर में समझाऊंगा, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये एक पाइप है, 1.2 मीटर गुणा 0.75 मीटर के आयताकार पाइप से पानी बह रहा है 15,000 मीटर, किलोमीटर को मैंने मीटर में लिख लिया, 15,000 मीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि 1 घंटे में आप 15,000 मीटर लंबा पाइप लो, 15,000 मीटर लंबे पाइप में पानी भर लो। जितना पानी उस पाइप में होगा 1 घंटे में उतना पानी पाइप से कहां गिरेगा, इस
टैंक में गिरेगा। मैंने मान लिया टी घंटे लगेंगे पाइप में, इस टैंक में पानी का लेवल 4 मीटर हाइट तक चढ़ने में। तो क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है कि टी घंटे में इस पाइप से निकले पानी का वॉल्यूम और इस टैंक में भरे पानी का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बराबर। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? टी घंटे में इस पाइप से निकले पानी का वॉल्यूम और इस टैंक में भरे पानी का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आप बताओ टैंक में पानी का वॉल्यूम कितना होगा? LBH 180 मीटर लंबा 140 मीटर चौड़ा टैंक है, पानी भरना है 4 मीटर की हाइट तक, ये पानी का वॉल्यूम हो गया टैंक में। आप बताओ, मैंने मान लिया कि माना टी घंटे समय लगेगा इस पाइप से ये टैंक 4 मीटर हाइट तक भरने में, टी घंटे लगेगा। पहले ये पता लगाइए कि आप 1 घंटे में इस पाइप से कितना पानी निकलता है। 1 घंटे में, तो 1 घंटे में पाइप से कितना पानी निकलेगा? LBH। भाई ये जो पाइप है इसकी डायमेंशन है 1.2 और 1.2 मीटर और 0.75 मीटर। 1 घंटे में पाइप से कितनी हाइट तक का पानी निकलता है, कितनी लंबाई तक का पानी निकलता है 1 घंटे में पाइप से? 15,000 मीटर। 1 आवर में पाइप से 15,000 मीटर लेंथ के बराबर पानी निकलता है, यानी कि 1 घंटे में पाइप से इतना पानी निकलेगा। बताओ समझे बच्चों की नहीं? अगर 1 आवर में पाइप से इतना पानी निकलेगा, मैंने मान लिया कि पूरा जो है टैंक भरने में 4 मीटर हाइट तक टी घंटे लगेगा, तो टी घंटे में इस पाइप से कितना पानी निकलेगा? टी से गुणा। टी घंटे में पाइप से कितना पानी निकलेगा? टी से गुणा। ये क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये इन टाइप के सवालों को करने का सिंपल लॉजिक है। टी घंटे में पाइप से निकले पानी का वॉल्यूम बराबर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों इस टैंक में 4 मीटर हाइट तक के पानी का वॉल्यूम। वॉल्यूम को इक्वल करना है, बस सिंपल कैलकुलेशन। डेसिमल के बाद यहां 2 और 1 3 अंक है, यहां से 3 जीरो कट जाएगा। उसके बाद देखेंगे 15 गुणा 12 180 से हमारा 180 भी कट गया। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों 5 से 140 28 बार, 5 से आपका 75 भी चला गया जी 15 बार, मुझे और कुछ कटता नहीं दिख रहा। तो 28 चौका 112/15 आ गया, तो समय लगेगा 112/15 घंटे। ये सीधा किस में आंसर आया? आवर में आया। तो 15 सत्ते 105 7 बार जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या आ गया? बी ऑप्शन। अगर 112 को 15 से भाग देंगे तो 15 सत्ते 105 और 7 112, 7 सही 7/15 घंटे आएगा, है ना बच्चों? तो 7 घंटे तो पूरा हो गया, 7 आवर तो बच्चों पूरा हो गया 7 घंटे। अब ये 7/15 घंटे का क्या मतलब? अगर घंटे को मिनट में बदलना है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 7/15 घंटे को मिनट में बदलना है तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 15 से 60 4 बार चला गया, यानी कि 7 घंटे 28 मिनट का समय लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, मुझे लगता है सबको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, बताइएगा। करो, है ना? एक और सवाल इस टाइप का बताइए। इसकी हिंदी गायब कर दी हमारी टीम ने, पता नहीं कैसे। एक रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वियर 15 मीटर बाई 12 मीटर है एट द बेस। वाटर फ्लो करता है एक पाइप में जिसका क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर है, 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पूछा है फाइंड द हाइट टू विच द वाटर विल राइज इन द रिजर्वियर इन 25 मिनट। 25 मिनट में पानी का लेवल रिजर्वियर में कितने हाइट तक उठ जाएगा, और आंसर आपको बताने हैं मीटर में। उल्टा सवाल है बच्चों, यहां पे टाइम ना पूछ के आपसे हाइट पूछी है। बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है? ध्यान से सुनिएगा भाई। देखो बच्चों, एक रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वियर 15 मीटर बाई 12 मीटर है एट द बेस। नहीं समझे होंगे, वाटर रिजर्वियर मतलब एक पानी इकट्ठा करने की एक टंकी है या जलाशय है ना? जलाशय बोलते हैं जिसे शुद्ध हिंदी में। पानी को इकट्ठा करने की एक टंकी है जिसका बेस है 15 मीटर बाई 12 मीटर, 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा। पानी को स्टोर करने का एक टैंक है। वाटर फ्लोस इनटू इट, इसमें पानी फ्लो होता है एक पाइप से जिसका क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर है। अब इसमें पाइप से पानी फ्लो होता है,
इसमें एक पाइप से पानी फिल होता है जिसका क्रॉस सेक्शन कितना है, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है किसी भी फिगर को सामने फ्रंट से दिखने वाला सतह। अगर इस पाइप को देखेंगे तो पाइप का मुंह है क्रॉस सेक्शन, ये 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का पाइप डायमेंशन का मुंह है, यानी कि पाइप एक रेक्टेंगुलर शेप का है जिसका मुंह एक रेक्टेंगल है ना, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर डायमेंशन वाला। इसमें पानी फ्लो होता है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है कि नहीं सचिन? 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है। इस बात का मतलब यह है कि एक सेकंड में 16 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी आएगा उतना पानी इस पाइप से बाहर निकलकर, एक सेकंड में 16 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी आएगा उतना पानी इस पाइप से बाहर निकलकर इस रिजर्वियर में इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पूछा 25 मिनट में पानी का लेवल किस हाइट तक बढ़ जाएगा। मैंने मान लिया कि 25 मिनट में पाइप का लेवल h हाइट तक बढ़ जाएगा, तो आपसे क्या पूछिए h की वैल्यू, यही पूछा ना कि 25 मिनट में वाटर लेवल h हाइट तक बढ़ जाएगा। करिए, कौन करेगा? तो पाइप है बच्चों, इस पाइप का मुंह दे रखा है 5/3 सेंटीमीटर का, है ना, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर डायमेंशन का। एक सेकंड में क्या हुआ, 16 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी आएगा वो पानी इस पाइप से निकल के इस वाटर रिजर्वियर में गिरेगा। ये बेस इसका 15 और 12 मीटर का है, कितनी हाइट तक पानी चढ़ जाएगा आप बताओ? सिंपल लॉजिक कि 25 मिनट में इस पाइप से निकले पानी का वॉल्यूम और टैंक में भरे पानी का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बराबर, है कि नहीं बच्चों? तो आपको केवल वॉल्यूम को बराबर करना है ऐसे सवालों में। बताओ टैंक में कितना पानी होगा, 15 गुणा 12 गुणा h, वॉल्यूम क्या होता है LBH। अब ध्यान से सुनेगा बच्चों, हमें आंसर मीटर में बताना है। ये 15 मीटर, ये भी 12 मीटर है, सब कुछ मीटर में है। यहां जो पाइप है, पाइप का क्रॉस सेक्शन किस में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को भी आपको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम लोग 100 से भाग कर देंगे, ठीक है ना बच्चों? यहां आप मुझे बताओ पाइप की जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में दे रखे, मुझे बताओ एक सेकंड में पाइप से कितना पानी निकलेगा, एक सेकंड में, जल्दी से बताना। एक सेकंड में इस पाइप से कितना पानी निकलेगा? आप कहोगे सर 16 मीटर लंबाई के बराबर। 16 मीटर लंबा पाइप ले लो, उसमें जितना पानी भरा हुआ वो पानी बाहर निकल के टैंक में गिरेगा, ठीक है बच्चों? एक सेकंड में पाइप से कितना पानी निकलेगा, LBH। तो डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, गुणा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 100 से भाग करेंगे। एक सेकंड में पाइप से कितना पानी निकलेगा, 16 मीटर के बराबर। ये एक सेकंड में पाइप से निकले पानी का वॉल्यूम है। लेकिन पूछा क्या है कि 25 मिनट में वाटर लेवल कितना हाइट तक हो जाएगा। तो बताओ 25 मिनट में इस पाइप से कितना पानी निकलेगा। अगर एक सेकंड में इतना पानी निकल रहा है तो 60 सेकंड में पाइप से कितना पानी निकलेगा, 60 से गुणा, 60 से गुणा कर दिया, इसका मतलब 60 सेकंड आ गया। 60 सेकंड को क्या कहते हैं हम लोग, 1 मिनट। यानी कि इस पाइप से 1 मिनट में इतना पानी निकलेगा, ये वॉल्यूम आ गया। हम पूछ रहे हैं 25 मिनट में पाइप से कितना पानी निकलेगा। 25 मिनट में पाइप से कितना पानी निकलेगा बच्चों, 25 से गुणा, यानी कि वाटर पाइप से 25 मिनट में पानी में निकलेगा वो पानी का वॉल्यूम और टैंक में भरे पानी का वॉल्यूम, ये क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल कर दिया। अब ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको करनी है। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। हमें बात जानते हैं कि 25 से हमारा 100 कट गया कितनी बार, 4 बार, और 4 से 16 भी कट गया जी 4 बार, 0 से 0 कट गया ना, 10 से 4 पंजे 20 भी कट गया बच्चों, कितनी बार, 2 बार, ठीक है। 6 दूनी 12 से हमारा 12 कट गया, है ना। 3 से हमारा 15 5 बार कट गया। तो हाइट कितनी आ गई, उधर कुछ बचा क्या, उधर तो पूरा खानदान खत्म हो गया, एक बचा, 5 उधर, 1/5, और सीधा किस में आया ये आंसर, मीटर में, क्योंकि हमने सब कुछ मीटर में बदल लिया। तो 1/5 का मतलब क्या आ गया, 0.2 मीटर। बताओ समझ में आ गया। क्या आप इस तरह का सवाल कर लोगे। देखो 2 ही सवाल बनते हैं बच्चे, या तो आपसे समय पूछेगा, मैंने समय वाला सवाल करा दिया, या आपसे हाइट पूछेगा कितनी हाइट तक पानी चढ़ेगा, वो करा दिया। इसके अलावा तो सवाल ही नहीं बनेगा ना भाई।
तो मैं सारे ही टाइप क्लास में करवा दे रहा हूं, बस आपको तसल्ली से पढ़ने हैं, है ना बच्चों, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आगे चलते हैं, अगला टाइप। ओहो हो, अगला टाइप है जी, है सचिन, अगला टाइप करें। अगला टाइप है बच्चों खोखले बॉक्स वाला। क्या है? खोखले बॉक्स वाला। समझ में आया? बेहतरीन, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे बच्चों। खोखले बॉक्स वाला CHSL 2024 प्री के पेपर का सवाल है। खोखला बॉक्स, अब आप जैसे ये ले लीजिए प्यारे दोस्तों, ये क्या है एक तरीके से, ये क्या है प्यारे स्टूडेंट, एक तरीके से अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये बॉक्स है, आपको क्या दिख रहा है? बॉक्स, लेकिन एक्चुअली ये अंदर से तो खोखला है। देखो देखो, खोखला है कि नहीं? तो ये क्या है? खोखला बॉक्स। ये पूरा सॉलिड नहीं है। समझ में आया बच्चों? इस पे काफी कैलकुलेटिव सवाल होते हैं, इसलिए सबसे एंड में करवा रहा हूं, ठीक है ना? बनाइए। 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमेंशन वाले एक लोहे का बक्सा 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 50 ग्राम है तो खाली बक्से का वजन कितना होगा? आई ना बात समझ में? एक लोहे का बॉक्स है, उस लोहे के बॉक्स के एक्सटर्नल डायमेंशन आपको दे रखे हैं 60, 40 और 20 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमेंशन मतलब कि मान लो जैसे लोहे का बॉक्स है, तो बाहर की लंबाई कितनी है? ये 60 सेंटीमीटर, समझे ना? ये बाहर की चौड़ाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ये हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये लोहे का बक्सा खोखला है, इसकी जो अंदर से जो आप मोटाई देख रहे हो ये कितनी है बच्चों? ये 1 सेंटीमीटर है थिकनेस इसकी। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो इस, अब बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लोहा है उसका वजन कितना है? 50 ग्राम, है ना? अगर इस बॉक्स में 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा लगा हुआ है तो उसका वजन 50 ग्राम है। तो खाली बक्से का वजन कितना होगा? अंदर कोई सामान नहीं है। तो क्या थॉट प्रोसेस है ऐसे सवाल को करने का? हमें यह पता लगाना होगा कि इस बॉक्स को बनाने में जो आयरन इस्तेमाल हुआ है, जो लोहा यूज हुआ है, उस लोहे का आयतन क्या है। समझ में आना बच्चों? सबसे पहले क्या पता लगाना होगा कि इसमें यूज हुए आयरन का वॉल्यूम। इस लोहे के बॉक्स को बनाने में जो लोहे की धातु इस्तेमाल हुई है उसका आयतन क्या है। अब ये तो खोखला बॉक्स है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो ये बॉक्स है प्यारे बच्चों, इसमें आपको 2 क्यूबॉइड दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये बाहर से क्यूबॉइड है, एक्सटर्नल दिखाई दे रहा है, और अगर हम इसको देखें अंदर से, तो अंदर से भी मेरे दोस्तों एक क्यूबॉइड है ना। तो अगर मैं बाहर वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो क्या इस धातु का वॉल्यूम बचेगा कि नहीं बचेगा? है ना? वॉल्यूम तो सीधा घटा सकते हैं हम लोग, है ना? बाहर वाला क्यूबॉइड जो जगह घेर रहा है उसमें से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा दोगे तो इस धातु का वॉल्यूम आ जाएगा। बाहर की डायमेंशन दे रखी है, तो बाहर वाले बॉक्स का वॉल्यूम कितना है बेटा? LBH 60 गुणा 40 गुणा 20। अब इसमें से इंटरनल अंदर वाले का माइनस करना है ना बच्चों? अब आप एक देखो, ये लोहे का बॉक्स कितने सेंटीमीटर मोटी चादर से बना है? 1 सेंटीमीटर। आप देखो ये बाहर से लंबाई है 60 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मोटाई इधर से है, 1 सेंटीमीटर मोटाई इधर से, तो 1 और 1 2 कम करेंगे तो अंदर से लंबाई कितनी रह जाएगी? 60 में से 2 घटा देंगे 58, है कि नहीं सचिन? तो अंदर से रह जाएगा प्यारे बच्चों ये 58। ऐसी अंदर से चौड़ाई कितनी रह जाएगी? ये भी 1 और 1 2 कम होगी। ये चौड़ाई है प्यारे बच्चों, ये बाहर से चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर, अंदर से 1 सेंटीमीटर, यहां 1 सेंटीमीटर मोटी परत, इधर से 1 सेंटीमीटर, 1 1 2 कम करेंगे तो अंदर से चौड़ाई कितनी रह गई? 40 में से 2 कम करेंगे 38। ऐसे हाइट भी कितनी रह जाएगी? ये खुला बॉक्स नहीं है, ये बंद है, ठीक है ना? खुला नहीं बोला। तो अंदर से हाइट कितनी रह जाएगी बेटा? पूरी हाइट है कितनी? 20। 1 सेंटीमीटर नीचे परत है, 1 सेंटीमीटर ऊपर परत है, तो अंदर से हाइट कितनी रह जाएगी? यानी कि ये क्या आ गया बच्चों? सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। ये इसको बनाने में जो लोहा इस्तेमाल हुआ उसका वॉल्यूम आ गया। बोलो हाँ कि नहीं? है कि नहीं सचिन? अब आप बताओ, लेकिन बताना क्या है सवाल में? वजन। क्या बताना है सवाल में स्टूडेंट? वजन बताना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है? 50 ग्राम।
तो इतने सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन कितना होगा? अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 50 ग्राम है तो भाई इतने सेंटीमीटर क्यूब मेटल का वजन क्या होगा? 50 ग्राम से गुणा, ये आ गया वजन आयरन बॉक्स का ग्राम में, लेकिन आंसर किस में दिया है? किलोग्राम में। तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम का मतलब क्या है? 1000 ग्राम, है ना? तो इस हिसाब से अगर आपको ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे? 1000 से भाग, है ना? ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे बच्चों? 1000 से। तो हम लोग 50 को क्या करेंगे स्टूडेंट? 1000 से, इस 50 को हम लोग 1000 से भाग दे देंगे। सीधा आंसर किस में आ गया? किलोग्राम में सीधा आंसर आ गया। 50 से हमारा ये कितनी बार चला गया? 20 बार। अब बताइए बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है तो देखो ये बीच में क्या है? माइनस, तो 20 की इधर भी डिवाइड कर दो और 20 से यहां भी डिवाइड कर दो। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 20 से डिवाइड ही तो करना बटे 20। जब 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 कट जाएगा ना बच्चे, क्या बचेगा? 60 गुणा 40, 2400 माइनस। अब आप बताओ जी, इससे 20 को डिवाइड करेंगे, 20 से 58 को डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 0.29, यानी कि 2400 माइनस 0.29 गुणा 38 गुणा 18, ये आ गया ना सचिन? 0.29 गुणा 38 गुणा 18, ये क्या आ गया? किलोग्राम। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? तो ये आएगा आंसर। है कोई दिक्कत है यहां तक? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा? हम्म, बताइए। देखो ये एग्जैक्ट आंसर तो आएगा नहीं, आंसर या तो ए ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। या तो अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे या फिर क्या मैच करेंगे? यूनिट डिजिट। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस सवाल के ऑप्शन में गड़बड़ है भाई, है भाई? 0.29 गुणा, एक सेकेंड, 58 से 20, हाँ तभी तो मैंने गलत डिवाइड करा। ये 0.29 थोड़ा ना जाएगा, क्या जाएगा? 2.9, क्या जाएगा स्टूडेंट? ये अगर 58 को 20 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2.9 जाएगा, है ना बच्चे? तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया बच्चों? अब डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या आंसर आएगा? डी, क्योंकि एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, दशमलव आ रहा है। आप कहोगे सर कैसे? देखो हम केवल यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं। 2400 है ना, 2400 में अगर आप देखें दशमलव के बाद कोई अंक है नहीं, दशमलव के बाद क्या है फिर 2400 में? जीरो। यहां अगर आप देखें तो दशमलव के बाद क्या आएगा? 9 अट्ठे 72, 2 और 2 अट्ठे 16, 6, यानी कि यहां दशमलव के बाद 6 अंक आएगा, है ना? तो जब मैं घटाऊंगा तो भैया जीरो में से तो 6 घटेगा नहीं, तो हम हासिल लेके घटाएंगे जीरो को, 10 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा? 4। तो डेसिमल के बाद 4 आएगा वो इस ऑप्शन में, यही क्या आ गया? आंसर। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है प्यारे बच्चों? यहां पर यूनिट डिजिट से, तभी होगा, जल्दी से आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 98, बनाइए। हर तरीके के सवाल करा रहा हूं, ये बताओ। ए क्लोज्ड बॉक्स इज बिल्ट ऑफ वुड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। इट्स एक्सटर्नल डायमेंशन आर 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। Its inner surface area is 376 स्क्वायर सेंटीमीटर. What the thickness of wood? बताओ। एक बंद बॉक्स है जो लकड़ी से बना है ना, एक क्लोज्ड बॉक्स है जो लकड़ी से बना है, एक समान मोटाई की, यानी कि बॉक्स सॉलिड नहीं है, बॉक्स के अंदर से खोखला है कि नहीं सचिन? तो एक बंद बॉक्स है जिसको आप खोल के मतलब आराम से आम की पेटी उसके अंदर रख सकते हो। ठीक है बच्चे? तो एक बंद बॉक्स है, एक समान मोटाई की लकड़ी से बना है, इसके एक्सटर्नल डायमेंशन दिए हुए 12, 10 और 8। बॉक्स का आंतरिक सतह क्षेत्रफल, आप ये समझो कि ये एक लकड़ी का बॉक्स है, ये बंद है, हालांकि आप इसको ऐसे ऊपर से खोला बक्सा और इसमें आप आम रख दिया और बंद कर दिया, तो इसके दिए बाहरी डायमेंशन, लेकिन सवाल में क्या दिया? इनर सरफेस, यानी कि अंदर का सतह का क्षेत्रफल दिया है ना,
अंदर का सतह का क्षेत्रफल भी ये नहीं है भी, ये बंद वाले का। आई ना बात समझ? यानी कि आप मच्छर बन के इसके अंदर घुस जाओ और जो अंदर वाली सतह आपको दिखाई दे रही है उनका क्या दिया है? सबका सरफेस एरिया। तो आपसे क्या पूछा? लकड़ी की मोटाई। तो ये सवाल तो बहुत ही टफ और कैलकुलेटिव है। इनर सरफेस एरिया, आप बताओ घनाभ का सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। मैंने मान ले कि माना लकड़ी की जो मोटाई है वो x सेंटीमीटर है, आंसर भी सेंटीमीटर में है ना, कि माना लकड़ी की मोटाई x सेंटीमीटर है। आप बताओ अगर बाहरी डायमेंशन 12 सेंटीमीटर है, बाहर से लंबाई 12 है, तो अंदर से लंबाई कितनी होगी? 12 माइनस 2x, है कि नहीं सचिन? बताओ अगर ये बाहर से 12 सेंटीमीटर लंबा है तो x मोटाई अंदर, इधर से x इधर से, तो अंदर से क्या दिख रही होगी? लंबाई 12 माइनस, ऐसी चौड़ाई अंदर से क्या दिखी होगी? 10 माइनस, ऐसी हाइट अंदर से क्या दिखी होगी? 8 माइनस 2। यानी कि ये क्यूबॉइड के इनर सरफेस के डायमेंशन है ना, दोनों तरफ से थिकनेस कम होती है XX, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, अभी इतनी बार मैं बता चुका ये बात। अब ये अंदर के लंबाई, चौड़ाई और हाइट है, आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है, कर दो इक्वल और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। समझ में आ गया? तो कई दिन लगेंगे आपको कैलकुलेशन करने में, क्योंकि यहां लंबी चौड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनेंगी। तो भैया इस सवाल को सॉल्व करने का इस तरीके से कोई मतलब नहीं है। हमेशा इस सवाल को कैसे बनाओ फिर आप? ऑप्शन से। ठीक है बच्चों, वो ऑप्शन आंसर होगा जहां अंदर का टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाए? 376 बन जाए। तो हम हमेशा पहले इजी ऑप्शन चूज करते हैं, इजी, क्योंकि ये इन दोनों की गुणा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बननी है, उसका इजी सॉल्यूशन ही आएगा। तो सबसे आसान ऑप्शन यहां से चूज करो जो इजी हो जाए, 1 सेंटीमीटर। 1 से तो आसान कोई नंबर है नहीं, 1 के बाद हम 2 चेक करके देखेंगे, सेट नहीं हुआ। अगर मैंने मान लिया कि लकड़ी की मोटाई 1 है तो इसकी इनर लंबाई क्या होगी? 12 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 6। बाप देखो टोटल सरफेस अंदर से क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ LB, LB का मतलब 10 अट्ठे 80 प्लस BH 8 छिंग 48 प्लस HL 6 दुसाम 80 प्लस 60 140 और 48 188। 188 का दुगुना कितना आएगा? 360 और 16 376, 376 सेंटीमीटर। यही आ गया, सेट हो गया कि नहीं आ गया? यानी कि आंसर क्या है? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? मुझे लगता है सभी भाइयों को बिल्कुल क्लियर हो गया है। ऐसा चिन्ह आ गया इनको समझ में? आगे इस टाइप का आखिरी सवाल करें, आखिरी सवाल करते हैं बच्चों, बताइए। एक ठीक है, बताओ बच्चों, आखिरी सवाल। एक खुले पानी के टैंक की कैपेसिटी 8360 लीटर है। यह ऐसे धातु से बना है जिसकी चारों दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इसके फर्श की मोटाई क्या होगी अगर टैंक की माप 3.3 मीटर गुणा 2.6 मीटर गुणा 1.1 मीटर है? बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, आंसर किस में बताना है? सेंटीमीटर में। पहले तो आप ये सवाल समझो, फिर इसका सॉल्यूशन समझना। हटके क्वेश्चन है। एन ओपन वाटर टैंक, एक ओपन वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 8360 लीटर, यानी कि पानी का टैंक है, पानी आप भरते हो लेकिन ये ओपन है। ओपन कहां से होगा? ऊपर से। अरे नीचे से थोड़ा ना ओपन होगा, पानी तो धरती में चला जाएगा फिर। तो ये ऐसा टैंक है प्यारे बच्चों, है ना। इसका फर्श भी है, चारों दीवार भी है, लेकिन ऊपर की छत नहीं है, ऊपर से ओपन है। इसकी कैपेसिटी 8360 लीटर है, यानी कि इसके अंदर आप कितना पानी भर सकते हो? 8360 लीटर पानी इसमें भर सकते हो। ये एक ऐसी धातु से बना है जिसकी चारों दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। ये जो चारों दीवारें बच्चों, इनकी मोटाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द थिकनेस ऑफ मेटल इन द बॉटम। देखो दीवार 5 सेंटीमीटर मोटी है, लेकिन इसका जो इस जो टैंक का जो फर्श है, इस टैंक की जो तली है उसकी मोटाई अलग है। भाई तली मजबूत बनाएंगे ना, वरना पानी तो चटका देगा, है ना। तो यहां पे प्यारे बच्चों में कह सकता हूं कि जो इसकी तली है वो उसकी मोटाई अलग है। ठीक है बच्चों,
तो आपसे क्या बोला है, द डायमेंशन ऑफ वाटर टैंक के डायमेंशन दिए। डायमेंशन कौन से होंगे, बाहर वाले, है ना। जब आप टंकी खरीदने जाते हो तो बाहर से उसके डायमेंशन देखते हैं। टैंक की माप है 3.3 मीटर गुणा 2.6 मीटर गुणा 1.1 मीटर। फर्श की मोटाई आपसे पूछिए, आंसर किस में बताने, सेंटीमीटर में बताने। बताओ, देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 3.3 मीटर का मतलब है 3.3 मीटर का मतलब है 330 सेंटीमीटर, है ना, इंटू 260 सेंटीमीटर इंटू 1.1 मीटर का मतलब 110 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया कि जो टैंक का फर्श है इसकी मोटाई x सेंटीमीटर है। क्या मान ली सचिन, x, कि टंकी का जो फर्श है इसकी मोटाई x सेंटीमीटर है। अब सब कुछ हमने सेंटीमीटर में ही बदल लिया। आप बताओ, इस खुला जो पानी का टैंक है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 8,360 लीटर। यानी कि इसमें कितना पानी आ सकता है, 8,360 लीटर पानी हम भर सकते हैं। अब 1 लीटर मैंने पढ़ा रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इस लीटर को भी आप सेंटीमीटर क्यूब में बदलो, 8,360 को किससे गुणा कर दो, 1000 से। ये आ गया वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, अब आप एक बात समझो कि ये टैंक है, ये टैंक बाहर से 330 सेंटीमीटर लंबा, 260 मीटर चौड़ा और 110 सेंटीमीटर ऊंचा है। लेकिन जब मैं इसकी चारों दीवार भी 5-5 सेंटीमीटर मोटी है, चारों दीवारों की मोटाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है कि नहीं सचिन। फर्श की मोटाई अलग है, वही पूछा है। अब जब आप इस टैंक में पानी भरोगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि पानी जो भरेगा केवल इसके इनर सतह में पानी भरेगा, है ना बच्चों। यानी कि यहां जो टैंक की कैपेसिटी दी है इसका मतलब इस घनाभ के अंदर का वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया है, घनाभ के अंदर का। आई ना बात समझ में, कोई दिक्कत है। अब आप एक बात बताइए कि जैसे घनाभ है इसकी बाहर से लंबाई कितनी है, 330 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी दीवार की ये चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो अंदर से लंबाई कितनी होगी बच्चों, ये लंबाई कितनी बचेगी, 330 में 5 और 5 10 माइनस कर देंगे तो अंदर से लंबाई बचेगी 320। कितना हो जाएगा, 320 इंटू, अब आप खुद बताओ, ये जो घनाभ है भाई, इसकी बाहर से चौड़ाई 260 सेंटीमीटर है, दीवार 5 सेंटीमीटर मोटी है, 5 सेंटीमीटर इधर से 5 सेंटीमीटर इधर, 5 5 10 माइनस करेंगे तो अंदर से दीवार की चौड़ाई कितनी रहेगी, 260 में से 10 माइनस करेंगे 250 इंटू। अब यहां बहुत से बच्चे गलती करेंगे कि ये जो टैंक है ये बाहर से 110 सेंटीमीटर ऊंचा, बाहर से अगर इसकी ऊंचाई देखें तो कितनी है, 110 सेंटीमीटर है ना, लेकिन ऊपर से तो खुला है ना टैंक, फर्श की मोटाई टी है, ये जो फर्श है इसका, इसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर है। तो कोई मुझे बताएगा क्लास में कि इस टैंक की अंदर से ऊंचाई क्या होगी, इस टैंक की अंदर से ऊंचाई क्या होगी बच्चों। तो इस टैंक की अंदर से ऊंचाई होगी मेरे प्यारे भाई 110 माइनस एक्स, इसकी अंदर से ऊंचाई 110 माइनस एक्स होगी। बोलो हां कि ना। यहां गलती मत कर देना कि आप 2x माइनस कर दो, क्योंकि ये टैंक ऊपर से खुला है, ऊपर कोई मोटाई नहीं है, मोटाई केवल फर्श में है बच्चों। ये बाहर से हाइट 110 है, फर्श नीचे से मैंने x सेंटीमीटर मोटा मान लिया, तो 110 में से x घटाऊंगा तो ही तो ये अंदर की हाइट आएगी। तो अंदर की हाइट है 110 माइनस x। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं बालको। ठीक है बच्चे, मुझे लगता है समझ में आ गया है। तो हमने अंदर वाला टैंक की कैपेसिटी का मतलब इस टैंक में हम अंदर जो पानी स्टोर कर सकते हैं उसका वॉल्यूम, है ना, ये इनर का आपको वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम को मैंने इक्वल कर दिया। बताइए बच्चों क्या आ जाएगा, हमारा 250 से 1000 चला जाएगा जी 4 बार, ठीक है, 4 से हमारा 320 चला गया जी 80 बार, 1 जीरो से 1 जीरो कटी गया, 8 से हम काटेंगे 836 को, तो 8 एकम 8 जीरो, 8 चौक 32 और डेसिमल 8 पंजे 40, 104.5 बराबर 110 माइनस एक्स। यहां x की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 104.5 उधर जाएगा, 110 में से 104.5 घटाएंगे तो 5.5, तो x की वैल्यू 5.5 आएगी, यानी कि टैंक के फर्श की मोटाई आएगी 5.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी यही सवाल का आंसर है। बात खत्म। बताओ कैसा लगा।
ठीक है जी। तो देखिए मैंने आपको तीनों ही क्वेश्चन करा दे, नॉर्मल वाला भी है ना, ये भी मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगला सवाल, अगला टाइप। ये आपके सामने अगला टाइप आता है, ध्यान से सुनेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं ये टाइप आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ये सवाल पढ़ो, है ना, उसके बाद आपको समझाएंगे। ये सवाल पढ़ेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 100 करो। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इज 40 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। एक आयताकार धातु की शीट के डायमेंशन 40 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर है। इस शीट के हर किनारे से 4 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर काटे गए हैं। बचे भाग को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया है। इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? क्या आप इस सवाल को समझ पा रहे हैं कि इस सवाल कहना क्या चाह रहा है? एक रेक्टेंगुलर शीट है इस तरीके से, है ना, मेटल की, 40 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी। कभी आपने मिठाई के डिब्बे बनते हुए देखे हैं? एक धातु की शीट है 40 बाई 15 सेंटीमीटर की। इसके हर कोने से प्यारे दोस्त एक 4 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर काट लिया। हमने यहां 4 सेंटीमीटर भुजा का एक स्क्वायर काट लिया, 4 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर हमने इधर से काट लिया। एक सेकेंड, है ना, हर कोने से 4 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर काट लिया। 4 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर हमने इधर से काट लिया, इधर से हमने, अरे ऐसे दिखाता हूं, ये 4 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर इस कोने से काटा, 4 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर इस कोने से काटा, 4 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर इस कोने से काटा, 4 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर इस कोने से काटा। क्लियर है ना? तो हमने इस तरीके से हर कोने से 4-4 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर काट लिया। अब ये जो बचे, काट के हमने निकाल दिया। ये जो बचा है प्यारे बच्चे, इसको हमने ऊपर की ओर मोड़कर एक बॉक्स बना दिया। ये खुला बॉक्स बनेगा। उस बॉक्स का आयतन क्या होगा? क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? इमेजिन करने की कोशिश करो कि भैया एक धातु की शीट है, ये 40 सेंटीमीटर लंबी है इस तरीके से, 15 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके हर कोने से 4-4 सेंटीमीटर साइड के 4 स्क्वायर काट लिए। भाई एक स्क्वायर हमने इधर से काटा, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक हमने इधर से काटा, ये भी 4 सेंटीमीटर है ना। अब ऊपर की ओर हमने ऐसे मोड़ के खुला बॉक्स बना दे। इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा प्यारे बच्चों? ये आपको बताना है। करो जल्दी से। कैन यू इमेजिन? हाँ जी। नहीं इमेजिन कर पा रहे होंगे आप लोग, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको कैसे मोड़ के बॉक्स बनेगा? है सचिन? कमेंट्स में क्या दिक्कत आ रही है? ये देखो बच्चों, यहां समझने की कोशिश करना आप लोग कि ये हमारे पास रेक्टेंगल की शीट थी, दिखाई दे रहा है ना बच्चों? अब ये है सचिन, दिखाई दे रहा है इस बैकग्राउंड पे? अब ये रेक्टेंगल की शीट थी। ये कितना था? 40 सेंटीमीटर। ये कितनी थी चौड़ाई? 15 सेंटीमीटर। हमने इसके 4 कोने से स्क्वायर काट दिए 4-4 सेंटीमीटर के। ये 4-4-4 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर है। अब मैं इसको मोड़ता हूं। अब मैं कैसे मोड़ूंगा बच्चों? कि यहां से और यहां से ऐसे मोड़ दिया मैंने, मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया और इधर से मोड़ दिया। मोड़ दिया? आप बोलोगे हाँ जी सर मोड़ दो। तो ये देखो ऊपर की ओर क्या बन गई, और ऐसे इधर से मोड़ दो। ऐसे ही आप लोग इधर से मोड़ दो और मोड़ के क्या कर दो? स्टेपल कर दो। क्या बॉक्स नहीं बन गया बच्चों? क्या मिठाई का डिब्बा नहीं बन गया? देखो बन गया मिठाई का डिब्बा। रसगुल्ला रख सकते हैं इसमें, ठीक है ना बच्चों? ये बन गया मिठाई का डिब्बा। तो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है सबको। इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? सिंपल बात है। अब आप खुद सोचो कि बाहर से मेरे प्यारे भाई ये जो लंबा था रेक्टेंगुलर शीट, कितनी लंबी थी? 40 सेंटीमीटर लंबी थी। मैंने कोने से 4 सेंटीमीटर साइज का स्क्वायर काटा। तो ये जो डब्बा बना होगा, इसकी लंबाई कितनी रही होगी? पहले लंबाई कितनी थी? 40 थी ना? 40 बाई 15 का था। हाँ, जब मैंने काटा 4 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर, तो 4 उधर से कम हो जाएगी, 4 इधर से कम हो जाएगी। चलो इसी पे बताता हूं। अगर मैं इसको मोड़ के बॉक्स बनाऊंगा तो बॉक्स का वॉल्यूम क्या आएगा? बाहर से लंबाई 40 थी, 4 इधर से माइनस हो जाएगी, 4 इधर से, तो जो बॉक्स बनेगा उसकी लंबाई क्या आएगी? 40 में से 8 कम कर देंगे 32, है कि नहीं सचिन?
चौड़ाई कितनी होगी, ये कितनी थी 15, 4 इधर से कम हो जाएगा, 4 इधर से, 4 4 4 8 माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना 7। ये बॉक्स की हाइट कितनी बनेगी, ये जो मैंने स्क्वायर काटे ना बच्चे चारों, ये कैसे हैं 4 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर हैं। ये जो हमने स्क्वायर काटे हैं कैसे हैं 4 सेंटीमीटर साइड के। तो ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये कितनी है 4, ये 4। जब मैं इसको मोड़ूंगा तो ये ऊपर की हाइट कितनी बनी है बेटा, ये 4 सेंटीमीटर ही तो बनी है, 4 सेंटीमीटर ही बनी है कि नहीं। यानी कि जो बॉक्स बनेगा उसकी हाइट कितनी रहेगी, कोई डाउट। अब किसी को कोई समस्या इसमें, सब बच्चे समझ गए ना, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। तो ये है एक रेक्टेंगुलर शीट को काट के डिब्बा बनाने वाला सवाल, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट यूपीएसआई के पेपर में भी सवाल आया था इस पे, है ना। तो बाहर से 40 है, 4 4 इधर कम हो जाएगा 8, 15 4 4 इधर से कम हो जाएगा 7, और हाइट जो बनेगी बॉक्स की वो 4 ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर साइज के स्क्वायर काटेंगे। तो क्या आंसर आएगा 32 गुणा 7 गुणा 4, यानी कि 32 गुणा 28, यानी कि 900 से 4 कम 896 आ गया। क्या आ गया वॉल्यूम 896, सिंपल गुणा कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है ए। शतक पूरा इसी के साथ। चलिए एक सवाल और करके बता दो इस पे, सवाल नंबर 101। एक रेक्टेंगुलर धातु की सीट है जिसकी लंबाई है 24, चौड़ाई है 18। इसके हर कोने से x सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर काट दिया जाता है, फिर बची सीट को फोल्ड करके खुला बॉक्स बना देते हैं। ये जो बॉक्स बना है, जो डब्बा बना है, डब्बे का वॉल्यूम कितना है 640 घन सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा एक्स की वैल्यू। अब दिमाग में करना है, कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। एक रेक्टेंगुलर मेटल की सीट है, लंबाई है 24, चौड़ाई है 18, चारों कोनों से एक एक्स का स्क्वायर काट दिया और उसको क्या कर दिया हमने, मोड़ दिया। मोड़ने से जो डब्बा बनेगा उसका वॉल्यूम क्या आएगा LBH। लंबाई 24 थी सीट की, एक्स एक्स दोनों तरफ से कम हो जाएगा, अगर हम दोनों तरफ से स्क्वायर काटेंगे तो 24 माइनस 2x है कि नहीं बच्चों। हाइट कितनी रह जाएगी, चौड़ाई कितनी बनेगी, सॉरी चौड़ाई सीट की 18 थी, दोनों तरफ से स्क्वायर काटेंगे ना, ये चौड़ाई थी बच्चों 18। अब x इधर से कम इधर कर दी, x इधर से, अब मोड़ा तो चौड़ाई तो 18 माइनस 2x ही रहेगी ना, देखो मोड़ने पे रहेगी ना 18 माइनस 2x। और हमने x सेंटीमीटर साइज का स्क्वायर काटा है, तो जो बॉक्स की हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी, x बनेगी। और ये किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम 640। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही भयानक क्या बन गई है, क्यूबिक इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई अर्थ नहीं। हम कैसे चेक करेंगे बच्चों इस चीज को, ऑप्शन से। जो भी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा वही क्या होगा बच्चों इसका, समझे ना, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक एक ऑप्शन लेके देखते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो 24 माइनस 4 कितना आ जाएगा 20। यहां x की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 18 माइनस 4 क्या आएगा 14 गुणा 2। ये तो नहीं हुआ भैया, है भाई 24 माइनस 4 20, नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आंसर नहीं है। क्या रख के चेक करते हैं बेटा, 4 4 रखते हैं तो 24 माइनस 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 16। तो 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा, और ये कितना 4, 16 चौका 64 दूसरा 640, सेटिस्फाई कर गया। ये क्या है आंसर 4 सेंटीमीटर है। कर लोगे ना। तो देखिए दोनों ही सवाल बनते, इसके अलावा तो कोई सवाल बनेगा नहीं पेपर में, दोनों करा दी। आगे चलते हैं, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 102, क्वेश्चन नंबर 102। 2 सवाल कराऊंगा प्यारे बच्चों, दोनों ही मिसलेनियस हैं, एंड करेंगे फिर इस शीट को, ठीक है बच्चों। आइए 101 हो चुका, सवाल नंबर 102 बनाइए। माना x, y और z एक क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई, हाइट है। इसका वॉल्यूम 400 घन सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया 340 वर्ग सेंटीमीटर है। x की पावर -1, y की पावर -1, z की पावर -1 किसके बराबर है। बच्चों ये सवाल CDS 2021 के पेपर का है। मुझे उम्मीद है और मेरी उम्मीद हमेशा सत्य रही है, यह सवाल SSC रेलवे में जरूर आएगा। करो, एक्स वाई जेड एक क्यूबॉइड के डायमेंशन है। आपसे क्या पूछा, एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स। पता होना चाहिए कि अगर किसी ए की पावर -1 करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है 1/a।
पता होना चाहिए। तो एक्स की पावर -1 का क्या मतलब है बच्चों, 1/x प्लस वाई इनवर्स का मतलब 1/y प्लस जेड इनवर्स का मतलब क्या, 1/z, है कि नहीं। ये आपसे पूछा है। अब आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आ गया, ऊपर क्या आ गया बच्चों, जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, यही आएगा ना भाई। अब आप मुझे बताओ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी। बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमें तो एक्स वाई जेड का मान ही नहीं पता, हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हैं। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है एक क्यूबॉइड की डायमेंशन एक्स वाई जेड है, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, अगर किसी घनाभ के विमाएं एक्स वाई जेड है तो उसका वॉल्यूम होगा एक्स गुणा वाई गुणा जेड। यानी कि प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड की वैल्यू ही 400 नहीं है, हैं। वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, तीनों डायमेंशन की गुणा कर दो, एक्स वाई जेड ही 400 है। ये बताओ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या आएगा, ये बताइए भाई। घनाभ का दिया है टोटल सरफेस एरिया, अगर डायमेंशन एक्स वाई जेड है तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर है, 340। ये होता है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 2 से 340 कट गया कितनी बार बच्चों, 170 बार। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी है, 170। 0 से 0 काटेंगे, क्या आएगा आंसर इस सवाल का, 17/40, है ना। मस्त क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। आखिरी सवाल मेरे दोस्तों इस शीट का, आखिरी जो आया है आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर में। हालांकि रेलवे के पेपर में सवाल केवल कैलकुलेटिव आते हैं, है ना, केवल कैलकुलेटिव, लेकिन यह सवाल बहुत लॉजिकल पूछा गया, करेंगे बच्चों। क्या आंसर है, एक क्यूबॉइड के डायमेंशन 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। एक क्यूबॉइड के डायमेंशन दिए, इस क्यूबॉइड के एक कोने से सबसे बड़ा पॉसिबल एक क्यूब काटा जाता है, समझे ना। तो आपसे पूछा शेष भाग का टोटल सरफेस एरिया कितना है, बोलो, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। एक क्यूबॉइड की तीनों डायमेंशन दी हैं, लंबाई चौड़ाई हाइट 10 8 6 सेंटीमीटर। इस क्यूबॉइड के एक कोने से सबसे बड़ा पॉसिबल साइज का क्यूब काटा जाता है, मैक्सिमम पॉसिबल साइज का हम एक कोने से क्यूब काट लेते हैं कैंची से। तो जो बचा हुआ सॉलिड है, क्या बताना है बेटे, उसका टोटल सरफेस। आप बताओ इसके कोने से मैक्सिमम साइज का क्यूब कौन सा कटेगा, 10 8 6 तीनों का एलसीएम यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर साइज का क्यूब ही काट सकते हो आप, है बताओ कि नहीं, कोई दिक्कत। या एक ही कोने से काटना है ना, सॉरी आपको तो एक ही कोने से काटना है, तो 6 सेंटीमीटर का कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 6। लेकिन जरूरत ही नहीं, दिमाग लगाओ मेरे भाई, ये एक कोई सवाल नहीं है, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। क्या है ये कॉन्सेप्ट। आप बताओ शेष भाग का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। एक क्यूबॉइड है, उसकी लंबाई चौड़ाई हाइट दे रखी है, हमने इस क्यूबॉइड के एक कोने से क्या काट के निकाल दिया, क्यूब। तो जो रिमेनिंग सॉलिड है क्या, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं सचिन। देखो इतनी आसान बात नहीं है जितनी आप समझते हो बच्चों। मान लो कि जैसे ये क्यूबॉइड है, क्या था ये क्यूबॉइड, आपने इसके कोने से एक क्यूब काट लिया, ये खटाक से काट लिया क्यूब। अब ये सॉलिड बचा जो दिखाई दे रहा है, इस सॉलिड का क्या बचाना है आपको, टोटल सरफेस एरिया। अब आप बताओ जब आप इसके कोने से, दिखाना ये, हाँ, जब आप इसके कोने से एक क्यूब काटेंगे तो इसके 3 कोने हैं, 3 कोने क्या हो जाएंगे, खोखले। 3 कोने खोखले हो जाएंगे, 3 सतह हो जाएंगी खाली, 3 सतह खाली हो जाएंगी। अगर आप इसको यहां से काटेंगे तो एक तो 3 कोने, 3 तरफ है ना, फिर कोने के 3 तरफ सतह है, तो जब काट के निकालोगे तो 3 जगह क्या हो जाएंगी, खाली, 3 फेस खाली हो जाएंगे। आप ध्यान से देखो, ये आपने काट के निकाल लिया, लेकिन जो ऊपर से रेड खाली हुआ वो सेम रेड इधर बन गया, है ना बच्चे। जो इधर से खाली हुआ मेरे प्यारे भाई, इधर से, वो इधर बन गया।
जो ये ब्लैक खाली हुआ इधर से, वो कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। आंख बंद करके इमेजिन करो कि आप यहां से एक क्यूब काट के निकाल लो, निकाला तो ये 1 2 3, ये 3 सतह आपको दिखाई दे रही है, खत्म हो गई, ये डिलीट हो गई कि नहीं? लेकिन ये सेम अंदर नहीं बन गई क्या? इसी फिगर में सेम अंदर नहीं बन गई? आप ये देखो, ऊपर वाला जो रेड था सेम नीचे बन गया सेम साइज का, ये जो व्हाइट वाला था सेम इधर बन गया, और ये जो ब्लैक वाला था, ये जो ब्लैक वाला खाली हुआ, ये ब्लैक वाला सेम इधर बन गया, है कि नहीं बच्चों? तो यानी कि जितना एरिया खत्म हुआ सेम उतना ही अंदर बन गए रिमेनिंग सॉलिड में, यानी कि टोटल सरफेस एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर एक क्यूबॉइड की डायमेंशन दी हुए हैं बच्चों और उसके एक कोने से हम क्यूब काट के निकालते हैं तो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया उतना ही रहेगा जितना पहले वाले क्यूबॉइड का था, यानी कि 2LB प्लस BH प्लस HL कर देंगे, ट्वाइस ऑफ LB यानी कि 10 8 80 प्लस BH 8 6 48 प्लस HL यानी कि 6 2 60, तो 80 प्लस 60 140 प्लस 48 188 का दुगना कितना आएगा? 370, ये आंसर है। इसी के साथ क्यूबॉइड और क्यूब पूरी तरीके से खत्म होता है। 2 फिगर मेंसुरेशन में खत्म हो गई हमारी, ठीक है ना? टोटल 6 फिगर हैं, ठीक है ना बच्चों? समझ में आया ना? हाई लेवल के सवाल थे, कोई आसान सवाल तो थे नहीं बच्चों। ये वो सवाल थे जिनको 90% बच्चे पढ़ते ही नहीं है और 99% बच्चे पेपर में कर पाते नहीं है, समझ में ना? मीठे मीठे डायरेक्ट फॉर्मूला वाली चीजें नहीं थी। आपको एक बार घर पे जाके दोबारा से देखना चाहिए कि एक सवाल को, कि बहुत दिमाग चाहिए। आप मेरी बात पे गौर करें, 99% बच्चे इस सवालों को पेपर में छू भी नहीं पाते, करना तो छोड़ो। मैंने आपको बताया है, समझाए हैं, करवाए हर टाइप के सवाल, तो उसकी कदर करो, रेस्पेक्ट करो, पढ़ो घर पे जाके दोबारा से एक बार, ठीक है? आगे चलते प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम अपना अगला 3D फिगर, सिलेंडर। क्या? सिलेंडर, समझे? कोनो दिक्कत है? सिलेंडर की समस्या देश में भी है बच्चों। सिलेंडर हिंदी में हम इसको कहते हैं ठोस बेलन या लंब वृत्तीय बेलन। क्या नाम है? लंब वृत्तीय बेलन। राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा, ऐसा नहीं कि खड़ा होते गिर गया, है ना बच्चों? अच्छा, है ना बच्चों? तो हम सबसे पहले आज सिलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना, और उस पर बेसिक सवाल भी करेंगे। क्या होता है बच्चों सिलेंडर? है बच्चों, क्या होता है सिलेंडर? पूरा नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंब वृत्तीय बेलन। बच्चों ये जो फिगर है, ये क्या है? ये है सिलेंडर, है कि नहीं बच्चों? अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो सिलेंडर का ये जो सतह है ये कैसा कर्व, घुमावदार है ना? कैसा है? घुमावदार। अगर हम देखें सिलेंडर का टॉप, ये क्या है बच्चों? एक सर्कल। अगर सिलेंडर का हम ये सतह देखें, ये भी क्या है? सर्कल। आई ना बात समझ में? प्यारे बच्चों आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात समझिएगा, गलत बना दी लोगों ने। ये सिलेंडर का बेस है, ये बेस का सेंटर है। ये क्या है? ये ऊपर वाले सर्कल का सेंटर है कि नहीं बच्चों? अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, ये जो लाइन है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस, सिलेंडर की अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, है कि नहीं सचिन? एक्सिस ऑफ सिलेंडर। मान लो यानी कि सिलेंडर के नीचे भी सर्कल होगा और ऊपर भी सर्कल होगा। जिस साइज का सर्कल नीचे होगा बिल्कुल उसी साइज का सर्कल ऊपर होगा, ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर। ये जो सिलेंडर का बेस है सर्कल, इस सर्कल की रेडियस कितनी है? ये आर। अगर इस सर्कल की रेडियस आर है प्यारे बच्चों, तो ऊपर वाले सर्कल की रेडियस भी कितनी है? आर। आई ना बात समझ में? नीचे वाले सर्कल और ऊपर वाले सर्कल के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है सिलेंडर की हाइट या एच। आई ना बात समझ में? तो ये आपके सामने सिलेंडर की फिगर है। सबको बात समझ में? हम बात कर रहे हैं यहां पे
सॉलिड सिलेंडर की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सॉलिड सिलेंडर। जैसे ये सॉलिड है ना भाई, ये क्या है? सॉलिड सिलेंडर है, ऐसे ही है ना। तो ये एक ठोस बेलन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका बेस सर्कल की रेडियस आर, इसकी हाइट एच, दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की अक्ष। मुझे लगता है सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है ये बातें। देखो यहां पे भी लिखा हुआ है फिर से, राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवृत्तीय बेलन, इसकी हाइट है, रेडियस ऊपर नीचे की क्या होगी? सेम होगी। ठीक है जी, आइए सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, देखो सिलेंडर की अगर आप कर्व सरफेस एरिया का मतलब ना तो आपको ऊपर देखना है ना ही नीचे, केवल क्या देखना? चारों ओर की सतह को। तो ये जो सिलेंडर की सतह कैसे कर्व है, घुमावदार है, क्या है ये? कर्व। कोई फ्लैट समतल तो है नहीं बच्चों ये। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, है कि नहीं बच्चों? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। मैं समझा भी देता हूं कैसे, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे। ऐसे मान लेते हैं, एक पेज फाड़ना सचिन। ठीक है बच्चों, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई एच। अगर सिलेंडर के बेस की रेडियस आर है, उसकी हाइट एच है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ध्यान सुनिएगा बच्चों, हाँ ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्या है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है। अब ये एक रेक्टेंगल है प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है सबको सही सही, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर ध्यान से देखें, ये इस रेक्टेंगल की लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई। अब मैं इसकी जो है दोनों ऐसे चौड़ाई को आपस में मिला देता हूं, ऐसे बताओ बच्चों क्या बन गया? रेक्टेंगल। क्या बन गया? ये सिलेंडर बन गया, सॉरी क्या बन गया? सिलेंडर। आई बात समझ में? अगर आप इस सिलेंडर को ध्यान से देखें, ये सिलेंडर का क्या है? बेस का सर्कल, यानी कि सर्कल की क्या है बच्चों? ये परिधि। ये क्या है? सिलेंडर की सर्कल की परिधि। ये क्या है? सिलेंडर की ऊपर से नीचे तक हाइट। ये एक सिलेंडर है प्यारे बच्चों जिसका ये सर्कल है, ये हाइट है। अगर मैं सिलेंडर को ऐसे खोल दूं तोते की तरह, तो अगर मैं इसको खोल दूं तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो आप ये देखते हैं कि जो सिलेंडर की हाइट है वो तो बन गई इस रेक्टेंगल की हाइट, बन गई ना। और जो सिलेंडर का बेस सर्कल की परिधि थी वो क्या बन गई? इस रेक्टेंगल की लंबाई। ये अगर आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के ये बेस सर्कल है, ये सर्कल की क्या है? सरकमफ्रेंस परिधि। तो यही परिधि अगर मैं इसको खोल दूं क्या बन जाती है? रेक्टेंगल की लंबाई। आप ये बात जानते हैं कि जो ये है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, क्या है ये? कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं इसको खोलूंगा तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वही तो सिलेंडर का कर्व सरफेस है। यही मेरे दोस्तों खोलने पर, यही जब मैं इसको खोलता हूं, यही सिलेंडर का कर्व सरफेस इस रेक्टेंगल में तब्दील हो गया कि नहीं हो गया? है कि नहीं बच्चों? बताओ, मजेदार चीज है। ये प्रैक्टिकली स्कूल में समझाना चाहिए, पर समझाता कौन है? कोई नहीं, है ना बच्चों? ये सिलेंडर है। अगर मैं सिलेंडर को ऐसे खोल दूं बच्चे, तो आप खुद से अब इमेजिन कर सकते हो कि खोलने से एक क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा ना। और यहां पे इस सिलेंडर के बेस की ये जो सरकमफरेंस है, अगर मैंने रेडियस आर माना है तो सरकमफरेंस क्या होगी? 2 पाई आर। यही 2 पाई आर इस रेक्टेंगल की क्या बन जाएगी? रेडियस आर है तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, ये लंबाई बन जाएगी। और ये अगर सिलेंडर की हाइट एच है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो ये रेक्टेंगल बनेगा, ये जो है सिलेंडर की हाइट एच है, तो इस रेक्टेंगल की भी ये चौड़ाई क्या हो जाएगी? एच। अब आपको समझना चाहिए कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ही इस रेक्टेंगल का एरिया है कि नहीं, आयत का। और आयत का एरिया क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप बताओ क्या आ गया? 2 पाई कैपिटल आर गुणा एच, यानी कि ये क्या बन गया? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। बताओ आया ना मजा? 2 पाई आर एच। किसी को कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर एक धेले की दिक्कत नहीं है, मजा आ गया समझ के। क्लियर है स्टूडेंट? आगे चलते हैं।
ये तो हो गया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अब समझो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया या हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया या हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से समझेंगे। कहां गया हमारा सिलेंडर, ये रहा। ये सिलेंडर की अगर रेडियस आर, हाइट एच है, तो एक कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच, जो रेड रेड दिखाई दे रहा है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया का मतलब टोटल शब्द लगा है कि एक फिगर में जितने भी सतह हैं सबके एरिया को जोड़ दो। अगर मैं इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल है सचिन, इन दोनों का एरिया जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेसिस, है ना। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में दोनों सर्कल का एरिया जोड़ दो, नीचे वाले का और ऊपर वाले का। ठीक है बच्चों, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मैंने अभी आपको पढ़ाया 2 पाई आर एच। आप बताओ यहां पे सर्कल का एरिया क्या होता है। अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, पता है पाई आर स्क्वायर। 2 सर्कल के एरिया क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। 2 पाई आर यहां भी है, 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर यहां भी है, तो 2 पाई आर क्या ले लेंगे कॉमन, 2 पाई आर कॉमन ले ली। यहां से क्या बचेगा एच, यहां से क्या बचेगा आर की पावर 2 थी तो आर। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। याद रहेगा, याद करिए। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है प्यारे भाई 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। याद रहेगा। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। आगे चलें, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और ये आपको सीधा याद होना चाहिए। अगर हम सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड करें, क्या करें डिवाइड, तो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। आप यहां देखेंगे कि 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया तो क्या आया एच बटे एच प्लस आर। याद रखना, ये सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो एच बटे एच प्लस आर। सीएसए और टीएसए का जो रेशियो होता है सिलेंडर के लिए क्या है बच्चों, एच बटे एच प्लस आर, एच बटे एच प्लस आर। आगे चलें, आगे चलते हैं, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट अगला चलें। सिलेंडर का वॉल्यूम या आयतन क्या होता है। ये एक सिलेंडर है, दिखाई दे रहा है बच्चों। सिलेंडर का बेस है सर्कल, इस सर्कल की रेडियस है आर। इस सिलेंडर की टॉप से लेके बॉटम तक ये हाइट है एच। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। एक बात ध्यान रखना, आप कहोगे सर कैसे है, मैंने एक बात बोली थी, अगर कोई भी फिगर नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसी है तो उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आई ना बात समझ में। अगर आप सिलेंडर को ध्यान से देखें तो नीचे से ऊपर तक एक जैसा, कहीं ऐसा तो नहीं मोटा हो गया पतला हो गया गड्ढा आ गया इसमें, नहीं ना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम भी होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सिलेंडर का बेस सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या है आर। आवाज आ रही ना। अगर सर्कल की रेडियस आर है तो बेस का एरिया क्या आएगा, बेस का एरिया आएगा पाई आर इंटू हाइट एच। तो इस कारण से सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है। क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। मुझे लगता है सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। आगे की बात, इस पाई आर स्क्वायर एच को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर 2 से गुणा 2 से भाग। ध्यान से सुनना, जो मैं बात बताने वाला हूं ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे बड़े बड़े साल सेकंड में निबट जाते हैं। अगर मैं ऊपर 2 से गुणा 2 से भाग कर दूं कोई दिक्कत वॉल्यूम में, ये क्या आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर को आर गुणा आर, तो मैंने ब्रेक करके लिख दिया आर गुणा, अभी 2 से 2 काटूंगा सेम चीज है पाई आर की आर में गुणा करो पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 से भाग किया है भी और आर स्क्वायर को लिख दिया आर गुणा आर। कोई गलती की हमने नहीं। आप ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, ये चीज क्या बन गई है,
2πRh क्या है स्टूडेंट, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने का एक और कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पता है, उसकी रेडियस पता है, तो आपको हाइट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। क्या, 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस, 1/2 कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणा रेडियस। मुझे लगता है हमारे सभी भाइयों को समझ में आया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात। ठीक है जी, देखो सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कल। आपको सर्कल को अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं बच्चे? ये सर्कल है मान लीजिए, है ना बच्चों। पाई जो मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, या अप्रोक्स वैल्यू है 3.14। क्या है पाई की अप्रोक्स वैल्यू 3.14। समझ बच्चों, अगर किसी सर्कल की त्रिज्या r है तो सर्कल की परिधि, परिधि का मतलब है चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई। मान लो आप ये रोटी खाते हो, है ना, इस रोटी की ये रेडियस r है, तो इस रोटी की अगर चारों ओर की ये लंबाई धागे से नापोगे तो ये लंबाई धागे से आते हैं 2πr। सर्कल का एरिया होता है πr²। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, इसलिए 90% जो सवाल आते हैं मेंसुरेशन में 90%, क्योंकि यहां पाई का मान 22/7 है, नीचे 7 आ रहा है, इसलिए 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां एग्जामिनर जानबूझ के रेडियस 7 का मल्टीपल देता है। रेडियस 7 देगा, 14 देगा, 21 देगा, 28 देगा, इस तरीके से। तो अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि 44 होती है। परिधि का फॉर्मूला 2πr, पाई का मतलब 22/7, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो परिधि कितनी आ जाएगी, 7 से 7 कटेगा 44 सेंटीमीटर। याद कर लीजिए, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर होगी, उसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया निकालेंगे इस फॉर्मूले से 154 आएगा। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर होती है, उसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर सर्कल की रेडियस 7 का k गुना करोगे तो सरकमफ्रेंस एक तरह की लंबाई है, लंबाई भी 44 का k गुना होगी, लेकिन सर्कल का एरिया 154 का k स्क्वायर से गुणा हो जाएगा। सर्कल का एरिया 154 के k स्क्वायर से गुणा होगा, ध्यान रखिएगा ये। अगर सर्कल की रेडियस 7 का k गुना करोगे, है ना बच्चों, तो सरकमफ्रेंस 44 का k गुना हो जाएगी, लेकिन एरिया क्या होगा 154 का k स्क्वायर गुना होगा। मान लो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि एक सर्कल की रेडियस है 2.8 सेंटीमीटर। क्या है सर्कल की रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, है कि नहीं बच्चों? बताओ उस सर्कल की परिधि क्या है और उस सर्कल का एरिया क्या है। तो एक तो कि आप छोटे बालक की तरह क्या लगा लो, फॉर्मूला। दूसरा भैया मैंने आपको एक बात बताया है कि अगर ये याद कर लो, सर्कल की रेडियस 7 तो परिधि 44, एरिया 154। यहां सर्कल की रेडियस कितनी है 2.8। 2.8 का मतलब है 7 गुणा 0.4। आपको पता है कि अगर सर्कल की रेडियस 7 हो तो उसकी परिधि क्या आती है, आपने रेडियस को किससे गुणा कर दिया 0.4 से, तो परिधि भी 44 में किससे गुणा हो जाएगी 0.4 से, तो कितनी आ जाएगी 44 चौका 176, 17.6 सेंटीमीटर सर्कल की परिधि सरकमफ्रेंस आ जाएगी। अगर सर्कल की रेडियस 7 हो तो एरिया क्या होता है 154। यहां रेडियस को आपने किससे गुणा कर दिया 0.4 से, तो एरिया भी क्या आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर, यानी कि 0.16 गुना, है ना। अगर रेडियस को आपने 0.4 से गुणा कर दी है तो सर्कल का एरिया नापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में ना बच्चों, तो यहां 0.4 स्क्वायर से गुणा होगी। रेडियस सेंटीमीटर में है तो एरिया नापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, पावर 2 है। क्या होती है पावर, इसलिए 0.4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.16। तो 154 की 0.16 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा
24, ये 24.64 आएगा। क्या आएगा? 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक सिलेंडर की हाइट 25 सेंटीमीटर है, उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? समझे ना बच्चों? बताइए। अब आप ध्यान से सुनिएगा, और पाई का मान क्या यूज करना है आपको? 22/7। सब कुछ दिया हुआ है। अगर मैं सिलेंडर का यहां से बच्चों वॉल्यूम निकालूंगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, है ना? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू कितने बच्चों? 22 रेडियस कितनी है? रेडियस 14 है। तो 14 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 14 गुणा, और हाइट कितने बच्चों? है ना, हाइट है यहां पे 25। ये आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम। किसमें आए वॉल्यूम? सेंटीमीटर क्यूब में। आप एक बात जानते हैं कि जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो 7 से 14 कितनी बार कट जाएगा? यहां ये आगे मैं पूरी मल्टीप्लाई करूंगा, आपका आंसर आएगा। लेकिन आप ये बात देखिएगा, आपके सामने तो पेपर में 4 ऑप्शन होंगे ना। यहां क्या दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों आपको? 22। यानी कि अगर सवाल के आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, अप्रोक्स में नहीं है, अगर सवाल के आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, अप्रोक्स में नहीं है, तो नीचे का 7 मान लो कट भी गया, लेकिन 22 में क्या आता है? 11। क्या आता है? इसलिए आंसर जो आएगा हमेशा 11 से कटने वाला नंबर नहीं आएगा। अगर आप इस नंबर को गुणा करेंगे 22 के भीतर 11 दिखेगा, 11 एक सड़ा हुआ प्राइम नंबर है। तो ये कैलकुलेशन कितनी भी आए, ये जो भी नंबर आएगा ये 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का पापा आएगा कि नहीं नंबर। यानी कि ये नंबर ऐसा आएगा जो हमेशा 11 से कटेगा। तो 4 ऑप्शन में आपका आंसर भी वो बनना चाहिए जो 11 से डिवाइड होता हो। ये चीज हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी सवाल के आंसर एग्जैक्ट हैं, लगभग में नहीं हैं, और आप पाई की वैल्यू 22/7 इस्तेमाल कर रहे हो, है ना बच्चों, तो सवाल का जो भी आंसर आएगा वो हमेशा ही क्या होगा? 11 का मल्टीपल। और ऑप्शन से भी जो आंसर बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक बच्चों, अब आप कहोगे सर फिर हम चेक कैसे करेंगे, है ना? हाँ ठीक बच्चों, हम चेक कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर 11 से कट रहा है, कौन सा नहीं। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया, ये 59312726, ये इतना बड़ा नंबर लिख दिया। ठीक है बच्चों, मुझे पता करना है कि ये नंबर 11 से कटता है कि नहीं कटता है। तो बहुत आसान है बच्चों चेक करना। जो ऑड प्लेस पे अंक आ रहे हैं, ऑड प्लेस मतलब पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं पोजीशन पे जो अंक आ रहे हैं उनको जोड़ लो। जो इवन प्लेस पे सेकंड, चौथी, छठी पोजीशन पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो, है कि नहीं सचिन? जोड़ लीजिए, बताओ जोड़ने पे क्या आएगा? 5 + 3 8, 8 7 15 और 6। तो जो ऑड प्लेस पे अंक आ रहे हैं उनको जोड़ के क्या है? 21। जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ो, 9 और 1 10 और 2 12। फिर आप क्या लीजिए, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 9। इनका डिफरेंस 9 आ रहा है, यानी कि नंबर 11 से नहीं कटेगा। ये डिफरेंस हमेशा या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल, जैसे कि 11 आ गया, 22 आ गया। आई ना बात समझ में? ठीक है बच्चों, जैसे मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 9831316, ये बताइए 9831316, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है? बहुत जरूरी है चीज आपके लिए सीखना। तो ऑड प्लेस पे जो अंक आ रहे हैं उनको जोड़ लो, 9 3 12, 12 3 15 और 6 21। जो इवन प्लेस पे अंक आ रहे हैं उनको जोड़ो, 8 और 1 9, 9 और 1 ये 10। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 11। ये डिफरेंस 11 आ रहा है, 11 11 से कट जाएगा, यानी कि संख्या भी किससे? 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो ये डिफरेंस या तो 0 आ जाए या आ जाए 11 22, इस तरीके से। ठीक है ना बच्चों? सचिन समझ रहे हैं?
ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों। एक और बता दें आपको, 8201,952। आपके सामने एक और नंबर लिख देते हैं बच्चों, बताओ 8201,952। बताओ क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होती है कि नहीं होती? तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑड प्लेस पे जो इवन प्लेस पे अंक आ रहे हैं उनको जोड़ लो। तो 8 + 0 8, 8 और 9 17 और 2, जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ो, 2 और 1 3 और 5 19 और 8 का डिफरेंस, ये नंबर 11 से कट जाएगा, खत्म। कोई दिक्कत है कि नहीं भाइयों? तो ये चीज आपको इस्तेमाल करनी है। मुझे लगता है सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, इतने ही कॉन्सेप्ट है अभी, ठीक बच्चों। और अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। मेंसुरेशन में कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन सवाल इतने टाइप के बनते कि वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने पहला है, एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। टंकी की कैपेसिटी क्या है? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन हाल फिलहाल में एसएससी में बहुत ज्यादा आया है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। एक टंकी है, यहां पे लिखना चाहिए वैसे सिलिंड्रिकल टंकी है ना, एक टंकी है, उसका 6/7 हिस्सा तेल से भरा हुआ है ना। अब हम इसमें से 60 लीटर तेल निकाल लेते हैं, तो अब टंकी का केवल 4/5 भाग ही भरा रहता है। टंकी की कैपेसिटी क्या है? हमेशा कभी भी ऐसा सवाल आए, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 7 और 5, इनका क्या ले लो एलसीएम, 7 पंजे 35, नीचे कोई बिना एक्स माने करना, नीचे 7 और 5 दिखाई दे रहा है, क्या है इनका एलसीएम 35। मैंने मान लिया कि माना टंकी की जो कैपेसिटी यानी कि टंकी का वॉल्यूम प्यारे बच्चों क्या है 35, तो एक वॉल्यूम 35 मान लिया। टंकी कितनी तेल से भरी हुई है 6/7, तो 35 का 6/7 आ जाएगा, 7 पंजे 35, 5 30, 30 यूनिट टंकी पानी से भरी हुई है, तेल से भरी हुई है। हमने 60 लीटर तेल निकाल लिया, अब टंकी कितनी भरी रह जाती है, केवल 4/5। 35 का 4/5 कितना होता है, 5 सत्ते 35, 7 चौक, यानी कि अब टंकी केवल 28 भरी रह जाती। पहले टंकी कितनी भरी हुई थी 30 यूनिट, अब कितनी भरी है, यानी कि टंकी का वॉल्यूम कितना खाली हो गया 2 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार आपने टंकी में से कितना तेल खाली किया, तो 2 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर है बच्चों, कितने गुना 30 से गुना। तो अब बताओ टंकी की क्षमता भी क्या होगी, 35 की वैल्यू भी 30 गुना आएगी, तो 35 थी 105 यानी कि 1050 लीटर, ये टंकी की कैपेसिटी है। समझ में आया ना, बिना एक्स माने इस तरीके से आपको ये सवाल करना है कि नहीं बच्चों, ये बताइए। करो सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर दूसरा, 2 सिलेंडर की रेडियस का रेशियो 3:4 है, उनकी हाइट का रेशियो 8:5 है। क्या पूछा है, उनके वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछा है, यही ना भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² h। अच्छा आप ये बात जानते हैं कि यहां पाई तो फिक्स नंबर है, पाई की वैल्यू थोड़ी ना बदलती है। वॉल्यूम किस पे निर्भर करता है, रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट पे। आप रेडियस और हाइट बदलोगे तो ही वॉल्यूम बदलेगा, रेडियस के स्क्वायर और हाइट की गुणा करने पर वॉल्यूम का रेशियो आएगा। ठीक बच्चों, यह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, इसका मतलब है डिपेंड करना। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है समझ में आया है। तो 2 अलग अलग सिलेंडर है, उनकी रेडियस का रेशियो दिया है 3:4, हाइट का रेशियो दिया 8:5। क्या पूछा, उनके वॉल्यूम का रेशियो। तो वॉल्यूम का रेशियो डायरेक्ट कैसे आएगा, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर और हाइट के रेशियो की क्या कर देंगे गुणा। रेडियस का रेशियो 3:4 है, तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर क्या आएगा, 3/4 का स्क्वायर 9 इंटू हाइट का रेशियो कितना है 8/5। दोनों की क्या कर देंगे, क्या दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो नहीं आ गया, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर और हाइट के रेशियो की सिंपल मल्टीप्लाई। 8 से 16 कितनी बार कट गया, यानी कि 9 रेशियो, आंसर है बी ऑप्शन। पहले बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, फिर धीरे धीरे जो है मैं आपकी खाट खड़ी करूंगा, आपको बताइए। 2 सिलेंडर ए और बी के वॉल्यूम का रेशियो क्या है XY,
उनकी हाइट का रेशियो है ए रेशियो बी। तो पूछा है ए और बी की रेडियस का रेशियो बताइए। समझ में आया बच्चों क्या है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? रेडियस के स्क्वायर गुणा एच पे। हमें यहां पे क्या क्या दिया बच्चों? हमें सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो भी दिया है और क्या पूछा है? कैसे आएगा? अगर हम वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग देते क्या आ जाता है? रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। कोई दिक्कत है ना? तो दो अलग अलग सिलेंडर हैं, उनके वॉल्यूम का अनुपात कितना है? एक्स बटे वाई, यानी कि एक्स रेशियो वाई है ना। दो सिलेंडर, उनकी हाइट का रेशियो कितना है? ए रेशियो। अगर आप वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा? दोनों की रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों? कोई दिक्कत है यहां पे? आई ना बात समझ में? वॉल्यूम का रेशियो एक्स रेशियो वाई है, दोनों की हाइट का रेशियो है ए रेशियो। वॉल्यूम को हाइट से भाग करो, सिंपली इधर आ गया ना, रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आएगा। अब देखो बहुत से बच्चों को दो रेशियो को डिवाइड करना नहीं आता। डिवाइड करने का मतलब है बच्चों की ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अगर आपको दो रेशियो को डिवाइड करना है तो सिंपल ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो क्या आएगा? बी एक्स रेशियो ए वाई। तो रेडियस का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट। तो जब आप इसका अंडर रूट लेंगे क्या आएगा? अंडर रूट बी एक्स बटे ए वाई। कौन सा है बच्चों ऑप्शन नंबर? रूट ले लेंगे, रूट बी एक्स और बटे ए वाई। ठीक है जी, आगे चलिएगा। एक सॉलिड सिलेंडर की रेडियस 9 और हाइट 25 सेंटीमीटर, यही है। पूछा इसके टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? सवाल समझ में आया ना? हमें बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आएगा प्यारे बच्चों H प्लस आर बटे एच। मैंने अभी आपको प्यारे दोस्तों बताया ना, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो H बटे एच प्लस आर। ये क्या है? उल्टा, जस्ट उल्टा है ना भाई। तो टीएसए से सीएसए का रेशियो H प्लस आर बटे एच। यहां पर रेडियस है 9 और हाइट कितनी है? तो H प्लस आर 9 और 25 34, और हाइट कितनी है? तो 34 रेशियो 25 आ गया। क्या आंसर है? खत्म। बताओ कोई दिक्कत है कि नहीं भाई साहब? चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, है ना। इसके आगे के सवाल मैं कल करवाऊंगा। कल भी बेसिक ही क्वेश्चन होंगे सिलेंडर के, ठीक है बच्चों। उसके बाद मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, फिर सीट खत्म। ठीक है, बाय।